हेलो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है 25 ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इनको आज डिस्कस करूंगा आज मैं, और लगभग डेली डिस्कस करूंगा ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होता है टीथ के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं थोड़ा सा। टीथ के अंदर हार्डेस्ट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है, नेम क्या होता है उसका? नेम इज इनेमल। क्या होता है? इनेमल नेम होता है उसका। ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है टीथ के अंदर। तो इसका आंसर हो गया डी, टीथ। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है? टीथ के अंदर, हमारे दांतों में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है इनेमल। कई लोगों के दिमाग में आता है हार्डेस्ट पार्ट का नाम आते ही कि आंसर होगा बोन, लेकिन इसका आंसर बोन कभी भी टिक नहीं करना है। इसका आंसर टिक करना है टीथ। टीथ के अंदर इनेमल होता है जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया डी। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। यूनिवर्सल डोनर इज विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स? यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको ब्लड दे सकता है? सबको ब्लड दे सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको ब्लड दे सकता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। लेकिन जब इसको खुद को ज़रूरत होगी तो ये किससे ब्लड ले सकता है? ये केवल ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। ये ब्लड तो सबको दे सकता है, लेकिन जब इसको खुद को ज़रूरत होगी तो ये केवल ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कई लड़के क्या सोचते हैं या कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इसका आंसर होता है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, लेकिन इसका आंसर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं होगा। इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज़ द यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है। अगर ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल डोनर पूछा है और ऑप्शन में ओ नेगेटिव नहीं दे रखा और फिर पूछा हो आंसर, तो फिर आप ओ पॉजिटिव आंसर टिक कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओ नेगेटिव दे रखा है और साथ में ओ पॉजिटिव भी दे रखा है, तो सबसे पहले आंसर टिक करना है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर होता है, ना कि ओ पॉजिटिव। अगर ऑप्शन में ओ नेगेटिव नहीं दे रखा होता है यहाँ पर, समझ में आ रही है ना, तब आंसर अपन टिक लगा सकते थे ओ पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। अब अपन तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड हो गया कि यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। समझ में आ रही है? अब थर्ड क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का? तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया आंसर? बी, स्किन। अब इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन सा है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, अभी तो ऐसे पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, इसका आंसर हो गया स्किन। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी ये कौन है, तो इसका आंसर होगा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंटरनल ऑर्गन लार्जेस्ट कौन सा है? तो उसका आंसर हो गया लीवर। और क्या होता है लीवर? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड भी कौन सा होता है? लीवर होता है। और
लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी कौन सा होता है? लीवर होता है। अगर ऐसे पूछ ले लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले तो उसका आंसर होगा लीवर। तो लीवर के बारे में तीन चीजें पढ़ी। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हो गया। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर ओवरऑल पूछे, ओवरऑल पूछे कि सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो उसका आंसर होगा स्किन। और स्किन कैसा ऑर्गन है? स्किन इज ए एक्सटर्नल ऑर्गन। ये क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन है, ना कि इंटरनल ऑर्गन। स्किन इंटरनल ऑर्गन नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन में इससे पूछे कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो वो हो गया लीवर। क्योंकि लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है अपने बॉडी के अंदर, ना कि बाहर। स्किन तो अपने बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। समझ में आ रही है? अब एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? तो एल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर के अंदर। जितनी भी एल्कोहल अपन जो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मान लो एक बियर का ग्लास अपन ने कंज्यूम किया, तो वो डायरेक्ट स्टोमक से एब्जॉर्ब होगा और लीवर में चला जाएगा। लीवर उसका क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई कौन करता है? वो करता है लीवर। और एल्कोहल एब्जॉर्ब कहां से होती है? जितनी भी एल्कोहल आप पियोगे वो कहां से एब्जॉर्ब होगी? वो एब्जॉर्ब होगी स्टोमक से। सारी एल्कोहल, जितनी भी एल्कोहल जितनी भी आप पियोगे, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है स्टोमक से, और वो कहां चली जाती है? लीवर में। और लीवर उसका क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। समझ में आ गया? अब फोर्थ क्वेश्चन है नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर इन अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये याद कर लो। ये होता है, इसका आंसर है 120/80 mm ऑफ मरकरी। Hg का मतलब होता है मरकरी। अब ये जो 120/80 लिखा हुआ है, 120/80, इसका मतलब क्या है? 120 का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर की साइड लिखा हुआ है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। जो नीचे लिखा हुआ है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 और नीचे वाले ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की 80। तो अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे अपन हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाएगा उसको बोलेंगे अपन हाइपोटेंशन। समझ में आ रहा है? जब ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। जब ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो जाएगा तो बोलेंगे उसको हाइपरटेंशन। तो इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। 120, सॉरी ए नहीं, सी होगा इसका आंसर। सॉरी, इसका आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। 120/80 mmHg। ये कई बार पूछा हुआ है कई एग्जाम्स के अंदर, तो इसको याद कर लो। 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट ह्यूमन। 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की? तो इसका आंसर होगा फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फीमर क्या है? सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। ये याद कर लो, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह कहां पर प्रेजेंट होती है?
ये प्रेजेंट होती है थाई के अंदर, अपनी जांग के अंदर। प्रेजेंट कहाँ होती है? थाई के अंदर। थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, जांग के अंदर। ये होती है लॉन्गेस्ट बोन, फीमर। तो इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ गया? अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी चीजें जो जिंदा है, जितनी भी चीजें जो जिंदा है, जैसे प्लांट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, जितनी भी चीजें जो जिंदा है उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? इसका आंसर हो गया सी। ये अपन ने सिक्स्थ क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज सेल। तो इसका आंसर हो गया सी। अब ऐसा क्यों होता है? ये तो पढ़ तो सब ले लिया, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता। समझाने की बात आ जाएगी, वहां सब फेल हो जाते हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ क्यों होता है। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, ये भी समझ लो, और बाद में बताऊंगा कि फंक्शनल यूनिट भी क्यों होता है। जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट चीज होती है अपने ह्यूमन बॉडी की। जब सेल आपस में इकट्ठे होके मिल जाते हैं तो उससे बनता है टिश्यू। कई सारे सेल इकट्ठे हो जाएंगे, उससे बन जाएगा टिश्यू। और जब टिश्यू इकट्ठे हो जाएंगे उससे बन जाएगा ऑर्गन। जो दोबारा समझेंगे, जब कई सारे सेल इकट्ठे होंगे आपस में एक साथ काम करेंगे, कई सारे सेल इकट्ठे होके एक साथ काम करेंगे, उसको बोलेंगे टिश्यू। और कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन क्या हो सकते हैं? हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई। ये क्या है? ऑर्गन से। ऑर्गन्स कैसे बन रहे हैं? जब कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं। और टिश्यू कैसे बन रहे हैं? जब कई सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं। अब जब कई सारे ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी जब आपस में काम करेंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। कई सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करेंगे, जैसे ब्लड। ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कौन करेगा? लीवर करेगा, किडनी करेगी। अपनी बॉडी में डाइजेशन करने में कौन हेल्प करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करेगा। तो कई सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ये सब क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। अब ये सब किससे बन रहे हैं? सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है सेल। अगर सेल ही नहीं होगा, सेल ही नहीं होगा तो टिश्यू भी नहीं होगा। टिश्यू नहीं होगा तो ऑर्गन भी नहीं होगा। और ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेल है। सेल से ही टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ही ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। अगर सेल ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल की वजह से क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सबको पता है सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनाएगा। और अपन को कोई भी काम करना होगा तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चलने के लिए एनर्जी चाहिए, भागने के लिए एनर्जी चाहिए, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उससे बनता है एटीपी। अगर एटीपी नहीं बनेगा तो अपन काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटीपी ही क्या है? एनर्जी है। तो सेल एनर्जी भी बना रहा है जिससे अपन काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। अपन काम करने का मतलब अपन फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए सेल क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट। और सेल ही क्या बना रहा है? पूरी बॉडी को सेल ही बना रहा है। सेल से ही ऑर्गन बन रहा है, सेल से ही टिश्यू बन रहा है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया और फंक्शनल यूनिट भी हो गया। समझ में आ गई? तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा? इसका आंसर इसलिए होगा सी, सेल। सेल के बिना कुछ भी नहीं है। अगर सेल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब अपन सेवंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मैंने बता ही दिया। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लीवर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। आंसर क्या हो गया? ए हो गया, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी मैंने बताया है अभी पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है? लीवर।
अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जेनेटिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज प्रेजेंट। जो जेनेटिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें, जैसे कि अपन है, अपन नॉर्मल ही तो है, नॉर्मल पर्सन के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं 23 पेयर। कितने क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब 23 पेयर का मतलब क्या होता है? एक पेयर के अंदर होते हैं 2 क्रोमोसोम। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम है? 2 क्रोमोसोम। तो 23 पेयर में कितने होंगे? 23 इंटू 2, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको अपन बोल सकते हैं 23 पेयर्स। या तो 23 पेयर बोल दो या 46 बोल दो टोटल, या तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल दो या 46 क्रोमोसोम बोल दो, सेम चीज है। अब इस 23 पेयर में क्या क्या होता है? इसके अंदर होते हैं 22 पेयर। जो 22 पेयर होते हैं वो होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। 23 पेयर में से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? और जो बचा एक पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम, जिनमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स है तो चाइल्ड क्या होगा? चाइल्ड होगा फीमेल। अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई है तो चाइल्ड क्या होगा? मेल। समझ में आ रहा है? दोबारा समझेंगे। नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर सेक्स क्रोमोसोम का एक पेयर एक्स एक्स है तो वो होगा मेल, सॉरी फीमेल। एक्स और एक्स है तो वो होगा फीमेल, और एक्स और वाई है तो वो होगा मेल। तो अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो वो होगा क्या? फीमेल। अगर 2 एक्स और वाई है, मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम है अगर, तो वो होगा मेल। तो एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसी में तो वो होगा मेल, और एक्स और एक्स किस में प्रेजेंट है? वो होगा फीमेल। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। आंसर होगा ए, जिनमें से 22 पेयर होंगे ऑटोसोमल और एक पेयर होगा सेक्स क्रोमोसोम का। अगर एक्स एक्स होगा तो वो होगा फीमेल, अगर एक्स वाई होगा तो वो होगा मेल। समझ में आ गया? अब 9th क्वेश्चन देखेंगे। विच क्रोमोसोम डिसाइड वेदर चाइल्ड इज मेल और फीमेल। अब मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? मेल के अंदर होता है एक्स वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। मैंने बताया था जब एक्स एक्स होगा तो वो होगा फीमेल, और जब एक्स वाई होगा वो होगा मेल। अब ये कौन डिसाइड करता है कि इन दो एक्स और वाई में से कौन डिसाइड करेगा कि चाइल्ड फीमेल है या मेल है? ये डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करेगा कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो चाइल्ड होगा मेल। अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो चाइल्ड होगा फीमेल। या आप देख सकते हो यहां भी, जब एक्स और एक्स है तो चाइल्ड हो गया फीमेल क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, और जब एक्स और वाई है तो वो हो गया मेल क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जब वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो होगा मेल, तो जब वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा वो होगा फीमेल। अब ऐसा क्यों होता है? वाई क्रोमोसोम में ऐसा होता क्या है? वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होता है जिसको बोलते हैं एसआरवाई जीन। एसआरवाई जीन प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम पे। ये कुछ प्रोटीन सीक्रेट करता है। ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता कि कौन सा प्रोटीन है, बहुत हाई लेवल की बातें हैं ये, और यहाँ डिस्कस करूंगा टाइम खराब होगा। ये एक प्रोटीन सीक्रेट करता है, उसकी वजह से डिसाइड होता है कि चाइल्ड मेल बनेगा। अगर ये एसआरवाई जीन एब्सेंट होगा, एब्सेंट कब होगा? जब वाई क्रोमोसोम होगा ही नहीं,
तो चाइल्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल में। तो ये एक सिंपल सा याद रख लो, वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल। वाई क्रोमोसोम ऐसा क्या करता है, उसके ऊपर होता है SRY जीन, जो सीक्रेट करता है कुछ प्रोटीन, वो बनाता है मेल हार्मोन, जिससे मेल टेस्टीज बनती है, जिसकी वजह से चाइल्ड क्या बन जाता है, मेल बन जाता है, ना कि फीमेल। जब ये जीन एब्सेंट होगा, कब होगा, जब वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, तो चाइल्ड क्या बन जाएगा, फीमेल। तो इसका आंसर होगा ए, वाई क्रोमोसोम। अब 10th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इसका आंसर होता है 4.5 से अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेट है, इतना होता है। नॉर्मल याद करके चलो आप, 5 लीटर होता है, 4 से 5 लीटर याद करके चलो। तो ऑप्शन में कहा दिख रहा है 4 से 5 लीटर, आंसर हो गया ए, 4.5 से 5 लीटर नॉर्मल ब्लड होता है अडल्ट ह्यूमन के अंदर। आप याद करके चलो, 4 से 5 लीटर होता है, इतना ब्लड प्रेजेंट होता है नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में। समझ में आ रही, 4 से 5 लीटर या 4.5 से 5.5 लीटर, आप याद कर लो 4 से 5 लीटर, समझ में आ रहा है। अब 11th क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्मल WBC काउंट कितना होता है, ये भी याद कर लो, ये याद होनी चाहिए अपन को। क्यों होनी चाहिए, मान लो आपके कोई ब्लड रिपोर्ट आई है आपके पास, अब आपको अगर ये चीजें याद होगी तो आप उस ब्लड रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन खुद को भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि WBC काउंट क्या होते हैं, RBC काउंट क्या होते हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये पता होना चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं। WBC काउंट कितना होता है नॉर्मल, 4000 से 11,000 पर माइक्रो लीटर, ये याद रखना। कैसे याद कर सकते हो, 4000 से 11,000 पर माइक्रो लीटर, ये याद कर लो, 4000 से 11,000 नॉर्मल वैल्यू होती है WBC काउंट की पर माइक्रो लीटर। ये यूनिट भी याद रखना, पर माइक्रो लीटर। यानी कि अगर अपन इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर अपन 1 माइक्रो लीटर ब्लड निकालते हैं किसी भी अडल्ट ह्यूमन बीइंग का, 1 माइक्रो लीटर ब्लड निकालते हैं, तो उसमें कितनी WBC प्रेजेंट होगी, उसमें प्रेजेंट होगी 4000 से 11,000 WBC प्रेजेंट होगी 1 माइक्रो लीटर के अंदर। अगर अपन 1 माइक्रो लीटर में देखेंगे, अगर अपन को लीटर में देखना है तो वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1 माइक्रो लीटर में इतनी है तो लीटर में तो और ज्यादा होगी, लेकिन अपन पर माइक्रो लीटर के हिसाब से चेक करते हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया ए। अब 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट कॉजेज स्कर्वी डिजीज। अब स्कर्वी डिजीज के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, जो अपने मसूड़े होंगे वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि जो स्कर्वी डिजीज है उसके अंदर क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो वीक हो जाती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो जैसे ही वो वीक होगी तो ब्लड वेसल क्या कर जाएगी, रप्चर। जब ब्लड वेसल रप्चर करेगी उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स होंगे। अब ये किसकी कमी की वजह से होते हैं, ये होते हैं विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की डेफिशिएंसी या कमी से होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, विटामिन सी डेफिशिएंसी से होगी स्कर्वी। ये तो कई बार पूछते हैं क्वेश्चन, तो कई छोटे मोटे एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी। अब बेरी बेरी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ये होता है विटामिन B1, विटामिन B1, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, थियामिन। ये याद रखना, दूसरा नाम क्या है इसका, थियामिन। अब बेरी बेरी डिजीज के अंदर होता क्या है, बेरी बेरी डिजीज में होता है कि जो मसल वीकनेस होगी पेशेंट में, क्या होगी, मसल वीकनेस प्रेजेंट होगी, साथ में क्या होगी, पेन होगा, मसल वीकनेस होगी, पेन होगा, फेटिग होगा, मतलब जल्दी थक जाएगा आदमी, फेटिग, जल्दी थक जाएगा, रेपिड हार्ट रेट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ये कई सारी चीजें और प्रेजेंट होती है, ये अपन को जरूरत नहीं है याद करने की, अपन को इतना याद रखना है कि विटामिन B1 का दूसरा नाम होता है थियामिन, और थियामिन की वजह से होती है बेरी बेरी, जिसके सिम्टम एक दो याद कर सकते हो आप, जैसे मसल वीकनेस हो गई, डिफिकल्टी हो गई वॉकिंग के अंदर,
फेटिगनेस आएगी, जल्दी थक जाएगा आदमी, नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कोई पिन चुभा रहा है पैरों के अंदर, पैरों के अंदर पिन चुभा रहा है, हाथों के अंदर कोई पिन चुभा रहा है, ऐसे दर्द होंगे, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, हाथ पैरों के अंदर कोई सुई घुसा रहा है ऐसा लगेगा अपन को। अब ये थियामिन की डेफिशिएंसी होती है किसमें, जो बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है, तो जो ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करेगा उसके अंदर थियामिन की कमी होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एल्कोहल जो ज्यादा कंज्यूम करता है या किसी की जो पुअर डाइट है उसकी वजह से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो विटामिन बी 1 का दूसरा नाम थियामिन है, जिसकी वजह से बेरी बेरी होता है। अब एक और विटामिन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच विटामिन डी डेफिशिएंसी, सॉरी गलत है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, कौन सी बीमारी की वजह से रिकेट्स होता है, तो इसका आंसर हो गया डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। अब इसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, रिकेट्स बहुत लंबा टॉपिक है, रिकेट्स कहीं दूसरी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा रिकेट्स होता क्या है। रिकेट्स के अंदर होती क्या है, नॉर्मल ये याद रख सकते हो कि इसके अंदर जो चाइल्ड के अंदर होता है, ये चाइल्ड के अंदर होता है, ये जब बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी बोन्स क्या हो जाएगी, उसकी बोन्स हो जाएगी वीक, उसकी बोन्स इतनी वीक हो जाएगी उसको डिफिकल्टी होगी वॉकिंग के अंदर, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड इवन खड़े होने के अंदर भी उसको डिफिकल्टी होगी। उसके पाँव कैसे हो जाएंगे, उसके पाँव हो जाएंगे ऐसे, ऐसे पाँव हो जाएंगे उसके, जैसे ये बच्चा है इसके पाँव हो जाएंगे ऐसे, बेंड हो जाएंगे पैर। समझ में आ रही, रिकेट्स के अंदर ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, ये होती है चाइल्ड के अंदर, बच्चों के अंदर होती है बीमारी। अब एक और क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि जो पर्सन है जिसको ये डिजीज है उसको रात में देखने में बहुत दिक्कत होती है, वो ना तो रात को बाइक चला सकता, ना तो रात को बाइक चला पाएगा, ना वो रात को चल पाएगा, अंधेरे के अंदर वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, नाइट के अंदर गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, नाइट के अंदर जो भी काम रात को करने का होगा उसके अंदर उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसको अंधेरे में दिखता नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस है उसको। इसका इंपॉर्टेंट रीजन होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो अपन ने कई सारे विटामिन की डिजीज डिस्कस कर ली, विटामिन सी से हो गई स्कर्वी, विटामिन डी से हो गई रिकेट्स, विटामिन बी 1 थियामिन से हो गई बेरी बेरी। समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है। अगर सबसे लार्जेस्ट मसल पूछे तो उसका आंसर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है, ये तो लार्जेस्ट पूछा है, अब ऐसे पूछ ले सबसे लंबी मसल कौन सी होती है, तो उसका आंसर हो गया सर्टोरियस मसल। तो एक तो लार्जेस्ट मसल हो गई ग्लूटियस मैक्सिमस, एक सबसे लंबी लॉन्गेस्ट मसल हो गई सर्टोरियस मसल। एक और क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी, वो होती है मेसेटर मसल। स्ट्रॉन्गेस्ट हो गई मेसेटर, लॉन्गेस्ट हो गई सर्टोरियस और लार्जेस्ट हो गई ग्लूटियस मैक्सिमस। ये कहां पर होती है, ग्लूटियस मैक्सिमम होती है हिप के अंदर, हिप के अंदर होती है जहां पर अपन इंजेक्शन लगाते हैं। समझ में आ रही है। बटक्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ना अपन, बटक्स में पीछे की साइड, वो कहां पे लगाते हैं अपन, ग्लूटियस मैक्सिमस में लगाते हैं, बटक्स के अंदर। बटक्स के अंदर अपन क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर। समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट मसल इन दी एडल्ट ह्यूमन, लार्जेस्ट तो मैंने पढ़ाई दी ग्लूटियस मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट भी पढ़ा दी मैंने सर्टोरियस मसल, लार्ज अब पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हो गई स्टेपीडियस मसल। कौन सी होती है स्मॉलेस्ट मसल, स्टेपीडियस मसल। स्टेपीडियस मसल इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द
ह्यूमन बॉडी। इसको कंफ्यूज मत करना स्टेपीज से, एक और होता है नाम स्टेपीज। ये तो हो गई स्टेपीडियस, स्टेपीडियस तो स्मॉलेस्ट मसल हो गई। एक होता है स्टेपीज, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। क्या होती है, स्मॉलेस्ट बोन। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है मिडल ईयर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होती है, ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है स्टेपीज मसल, स्टेपीज बोन, सॉरी स्टेपीज बोन। स्टेपीज तो है बोन और स्टेपीडियस है मसल, तो कंफ्यूज मत होना। स्टेपीज तो है स्मॉलेस्ट बोन और स्टेपीडियस है स्मॉलेस्ट मसल। समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मसल्स प्रेजेंट्स इन अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितनी मसल प्रेजेंट होती है, तो अप्रोक्सीमेट, ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अप्रोक्स याद रखना। आप अप्रोक्स याद रखना, 639 से 650 के बीच में होती है अडल्ट ह्यूमन के अंदर मसल। तो याद क्या रखना है अपन को, अप्रोक्सीमेट 639 याद रखना है। 639 मसल्स होती है अडल्ट ह्यूमन के अंदर, तो इसका आंसर हो गया ए, अप्रोक्स। अप्रोक्स 639 मसल्स होती है ह्यूमन के अंदर। अब मसल्स कितने तरीके की होती है, मसल्स होती है स्मूथ मसल्स, एक होती है स्केलेटल मसल, एक होती है कार्डियक मसल। ये तीन तरीके की मसल होती है अपने अडल्ट ह्यूमन के अंदर, और ये कितनी होती है नंबर में, 639। ये याद कर लो, 639 अप्रोक्स, अप्रोक्स है ये। समझ में आ रही है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, यूरिया इज फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेनली। अब कई लोगों के दिमाग में आता है यूरिया, आते दिमाग में पता नहीं क्यों किडनी आता है, लेकिन इसका आंसर किडनी नहीं होगा। यूरिया को बाहर निकालने का काम होता है किडनी का, लेकिन यूरिया बनता कहाँ है, यूरिया बनता है, यूरिया बनता है लीवर के अंदर। कहाँ बनता है यूरिया, लीवर के अंदर। इसका आंसर क्या होगा, लीवर। ये गलत लिखा हुआ था यहाँ लंग्स, इसका आंसर होगा डी, लीवर। यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया मेनली कहाँ बनता है, मेनली सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ बनता है बॉडी में, लीवर के अंदर, थ्रू यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल से यूरिया बनता है लीवर के अंदर, जिसका अदर नेम होता है ओर्निथिन साइकिल। और उसको बाहर कौन निकालता है बॉडी से, उसको बाहर निकालती है किडनी। किडनी में यूरिया नहीं बनता, यूरिया कहाँ बनता है, लीवर के अंदर। इसका आंसर हो गया लीवर। यूरिया इज फॉर्म विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेनली, तो इसका आंसर हो गया लीवर। समझ में आ गया, डी, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ था यहाँ, डी कर देना, लीवर। समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, वो तो हो गया लीवर। लेकिन ये क्या पूछा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लीवर क्या है, लीवर तो मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये दोनों काम करता है, एंडोक्राइन काम भी करता है और एक्सोक्राइन का काम भी करता है, तो ये मिक्स ग्लैंड है। लीवर तो मिक्स ग्लैंड है, दोनों काम करता है। ये पूछा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो इसका आंसर लीवर नहीं होगा। लीवर तो दोनों काम करता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो आंसर इसका लीवर नहीं होगा। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा थायराइड। क्या होगा, थायराइड, बी। इसका ये ऑप्शन गलत था यहाँ, इसका आंसर होगा बी, थायराइड। इसका आंसर क्या होगा, थायराइड। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई थायराइड। समझ में आ गया। लार्जेस्ट ग्लैंड ओवरऑल पूछे, अगर एंडोक्राइन नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में और लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है तो हो गया लीवर। लेकिन एंडोक्राइन पूछ रहा है, एंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो हो गया थायराइड। समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी का, तो इसका आंसर होगा पीनियल ग्लैंड, ए। इसको और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड भी कौन सा होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, और ये स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी है। साथ में ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी कौन सा है, पीनियल ग्लैंड ही है। तो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ऑर्गन, और मास्टर ग्लैंड क्या है, पीनियल ग्लैंड है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।